Hello everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are all and healthy. This is श्वेता पांचाल, स्वागत है आपके इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी से रिलेटेड। तो बीपीएससी में 6 to 8 के लिए आपका टीजीटी में आ जाता है, ठीक है। तो सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के, तो इन क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करेंगे किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके आंसर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ पर कुछ एक चीज है जो आपको समझनी है। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके 150 रहेंगे 6 to 8 में, और स्पेशली सोशल साइंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ। और टाइम आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे। तो आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के समय ही ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात है, लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग नेचर का आएगा। इसके अलावा आपका जनरल स्टडीज आएगा पार्ट 2, और थर्ड पार्ट है आपका सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में आपके जो कुछ पार्ट्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आपको जैसे कि पता ही है कि आपको जैसे कि आपका 9th 10th में भी था, तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी इज मैंडेटरी, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपको कोई एक पार्ट जो है वो तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक पार्ट आपको इनके क्वेश्चन जरूर ही करने की जरूरत है। हर एक पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, तो इस हिसाब से आपको टोटल जो क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट सोशल साइंस के लिए वो करने हैं आपको टोटल 80 क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेंशन है आपको, जैसे कि ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे तो ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे तो इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के तो हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस होंगे। देखिए इकोनॉमिक्स के ऐसे इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चंस, और पार्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसके P1 से लेकर के P40 तक, ठीक है। द क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन्स बोथ ऑफ पार्ट 2nd एंड पार्ट 3rd। तो क्वेश्चंस में हर एक जो मार्क है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल उसका है। तो आपको क्या करना है, सोशल साइंस के लिए हम इस एक ही वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे, आपके चारों जो पार्ट्स है सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। ये हम हिस्ट्री पे आ चुके हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन से यूरोपीय देशों ने, और आपको ध्यान रखना है तैयारी के लिए SCERT और NCERT आपके लिए मेंशन की गई है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको SCERT यानी जो बिहार की बुक है ना सोशल साइंस की, उनको पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। उपनिवेशीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उनके ऊपर किसी दूसरे देश पर जब कब्जा कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल और स्पेन। कौन सी कंट्री? पुर्तगाल और स्पेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत इन ट्रेडिशनल अगर विचार बोले तो वो क्या है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। देखिए जब भी चाहे आप किसी भी देश की बात करें, वो किसी दूसरी कंट्री को के ऊपर कंट्रोल करने जाता है तो उस कंट्री का कुछ पर्पसेस होते हैं। आर्थिक कारण यानी कि वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको ग्रैब करना, नए क्षेत्रों की खोज करना, और ईसाई धर्म का प्रचार, यानी इन्होंने ज्यादातर अपने धर्मों का प्रचार भी तो किया था, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, उपयुक्त में एक से अधिक जो है वो कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है वो कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 1773 में, दिसंबर में 1773 में घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, एक से अधिक, ठीक है। इनमें से एक से अधिक फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ग्रेट डिप्रेशन जो है यानी कि महामंदी। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको 10th क्लास में देखने को मिलता है ना, 10th की NCERT में भी है और आपकी बुक में भी है। तो ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का जो काल है वो क्या था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, आर्थिक समस्या का। तो ये आपके लेवल की बात कर रहे हैं कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन जो लेवल है वो तो करना ही करना है। तो इसलिए 6 to 10th तक की जो बुक है वो सभी को पढ़ने के लिए एक बार बोल दिया जाता है कि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी फिर इस चीज की।
तो ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड फिर आंसर क्या जाएगा आपका, आर्थिक समस्या। ये आर्थिक समस्या क्यों थी, क्योंकि इस टाइम पर डिमांड वगैरह में दिक्कत देखने को मिली थी और जो अमेरिका की जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो क्रैश हो गई थी। उसके बाद फिर काफी ज्यादा समस्या वर्ल्ड वाइड देखने को मिली थी। बहुत सारे देश जो है पूरी तरीके से खाली हो चुके थे, कर्ज में डूब चुके थे। नेक्स्ट है आपके पास झारखंड से क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। क्या? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल जाति से संबंधित था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो इसका क्या कारण हो सकता था? इसका कारण था एक से अधिक मशीन निर्मित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। तो एक से ज्यादा जो है इसके आंसर्स देखने को मिल रहा है, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन ही सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा। ये सारी ही की थी, है ना। स्थायी बंदोबस्त भी किया था, रैयतवारी भी किया था और महलवारी भी किया था। तो एक से ज्यादा इसके आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कौन से रशियन रेवोल्यूशन से आया है ना, तो आपको लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो लेनिन के द्वारा मांग की गई थी अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस में क्या क्या डिमांड्स थी आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जाएगा डी, एक से अधिक, क्योंकि सारी ही चीजें थी। सब युद्ध समाप्त होना चाहिए, भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो 12 का आंसर जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, तो विधिक समानता। तो एक से ज्यादा जो अधिक ऑप्शंस हैं वो सही है। नेक्स्ट आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसमें पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषण किया? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक। क्या आंसर जाएगा? एक मिनट देख लेते हैं इसको। डी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए सी, सिंगापुर से। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं आगे। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प किया गया? कौन सा वो कांग्रेस का सत्र था जिसमें असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर सत्र। कौन सा? नागपुर। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन वगैरह हैं आपको सभी याद करने हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो उसमें था सत्र, उसमें कांग्रेस में फूट आई थी या कौन से में दोबारा से एकता हो गई थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आंसर जाएगा बेलगांव, जो कि हुआ था 1924 में। बेलगांव अधिवेशन था 1924 का। नेक्स्ट आ जाता है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा, कौन सा आंदोलन कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है नमक सत्याग्रह। नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है, नमक बनाया गया था। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 1857 की जो क्रांति है किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बिहार से। तो बिहार का पेपर है, तो बिहार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो तो आपको एक मस्ट वाली चीज है, आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जितनी भी चीजें हैं सब आपको, इकोनॉमिक्स से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से, तो बिहार से रिलेट करके चीजों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसने वाक्यांश दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी, लेकिन आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना है। आनंद मठ जो है उसकी रचना किसने की थी? आनंद मठ की रचना किसने की थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जो स्थान है वो खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपका जाएगा सिलाव। क्या है? सिलाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भागलपुर जो क्षेत्र है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये एससीईआरटी से क्वेश्चन है आपका। तो ये आंसर आपका जाएगा ए, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। किस चीज के लिए? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि सही युग्म जो है उसका मिलान आपको करना है। सही युग्म देखिए इनमें से कौन सा है, मैच देखना है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक जो है उसका आंसर जाएगा, यानी इनमें एक से जो अधिक है वो युग्म सही है। कहां पर सबसे पहले छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो छपाई तकनीक की अगर बात करें तो चीन सबसे पहले नंबर पर आता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेठ हुकुमचंद ने। किसने? सेठ हुकुमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th से। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? ये भी आपका रशियन रेवोल्यूशन से है क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर रहेगा आपका ए, मेज़नी द्वारा। किसके द्वारा? मेज़नी द्वारा। ठीक है। और ये क्या थे? क्रांतिकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको पूछा गया है कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा। इनमें से एक से ज्यादा लोग विरोधी थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो इसका आंसर आपका जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये कहा गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलॉग-ब्रियंट पैक्ट। केलॉग-ब्रियंट एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है ये। तो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग जो शब्द है किसे इंगित करता है? कॉर्डिंग जो शब्द है किसे इंगित करता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों ही देखने को मिली है यहाँ पर। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। ठीक है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है बुक? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड हर्डेमैन द्वारा। डेविड हर्डेमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है यूएनओ से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय इसमें है। ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर एक से ज्यादा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना और द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा। देखिए औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले कहां पर आई थी? ब्रिटेन में आई थी। यानी औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उद्योगों का ज्यादा फ्लरिश होना, यानी उनमें ज्यादा विकास होना। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी एन राव। कौन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया? पूर्वी। ठीक है, तो ये हो गया ना पूर्वी वाला। ये कितना है आपका? 97 डिग्री 25 मिनट है आपका ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर 97 वाला। और अब आपसे पूछा है सबसे दक्षिणी वाला, तो ये कितना है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका और नॉर्थ। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बी। ऊपर यहाँ की बात करें तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट है, और इधर अगर वेस्ट की तरफ हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा डेटा है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, एक से अधिक जो है आपके ये बिल्कुल सही है। जिसमें ये बोला गया भारत की मुख्य भूमि क्षेत्रफल इतने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। स्थलीय सीमा पूछी है आपसे। इसके अलावा भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट है। तो ये डेटा है आपका। आपसे सही कथन पूछा है तो इनमें से एक से अधिक जो है आंसर आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ से आपको लोकेशन से क्वेश्चन आया डायरेक्ट, जो आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है बिल्कुल सही है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा। अधिकांश भाग केरल राज्य में है, गोवा के दक्षिणी पश्चिमी तटीय पट्टी और भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी। ठीक है, तो एक से ज्यादा जो ऑप्शन है आपके सही बैठ रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर भी आपका डी जाएगा, एक से ज्यादा जो आपके कथन है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए एक तरीके से आपसे ये कि पूरी की पूरी जो नॉलेज है पता लगा ली गई है कि आपको कितना किस चीज के बारे में पता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे मोस्टली क्वेश्चंस तो एबीसीडी ऑप्शन में यही होते हैं ना कि इनमें से कोई एक सही होगा, लेकिन यहाँ पर ई ऑप्शन तक दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है और जो टॉपिक है उसको ठीक से क्लियर करने की जरूरत है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो 10th तक की जो बुक है आपकी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे? कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? निवासित नदी द्वीप है। इसका आंसर आपका जाएगा ए, माजुली द्वीप। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। ठीक है, उड़ीसा में है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरबन के संबंध में कौन सा जो कथन है बिल्कुल ठीक है? तो 9 का आंसर देखिए क्या रहेगा। 9 का आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा कथन जो है बिल्कुल सही बैठ रहे हैं यहाँ पर, सारे ही सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरी पेड़ के नाम से जाना गया है और रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर है। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है? तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी के पास। ठीक है, कावेरी नदी के पास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोरियोलिस जो बल है उससे रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर आपका जाएगा पृथ्वी घूमने के कारण होता है तो रिगलार्ध में हवाओं के दाईं ओर तापमान और दबाव के परिवर्तन में। तो डी जो ऑप्शन जाएगा आपका इनमें सही जाएगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? चंदन जो है भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से यहाँ पर संबंधित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा एक से ज्यादा जो है वो बिल्कुल ठीक आपके आंसर यहाँ पर बैठ रहे हैं ऑप्शंस। तो आंसर जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। 16 पर चलते हैं। बायोस्फीयर से रिलेटेड है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी। एक से ज्यादा जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर सही बैठ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यहाँ पर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया है, तो नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल जो नहीं है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो आपसे क्योंकि नहीं पूछा है तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर आपका जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। ठीक है, क्या है आपका? चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20 है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी। ये कथन सही यहाँ पर नहीं है कि जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना की अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? 10th क्लास की से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 9th 10th वाले में ही देखने को मिला था, सेम है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह जो है वो शामिल होगा, यानी इससे किसको लाभ मिलेगा? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र को। 23 भारत में खेती का जो प्रिमिटिव यानी आदिम रूप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? प्रिमिटिव जो कल्टीवेशन है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक से ज्यादा जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है झूम खेती यानी स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, कौन सा जो वो है विकल्प है वो सही रहेगा? मेल सही है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्पा को मध्य अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? मिल्पा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 25 पर चलते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा बुदन पहाड़ी। कहां पर? बाबा बुदन पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से खनिजों का यानी मिनरल्स का कौन सा वो जो समूह है वो गैर धात्विक श्रेणी से संबंध रखता है, से संबंधित है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर आपका जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी नहीं इनमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे लाइट उद्योग कहा जाता है, यानी प्रकाश उद्योग कहा जाता है। ये वाला जो है आपका, ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर असम में है, पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मिश्मी, बैरल और लुशाई जो है वो क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा, ये क्या है? ये सभी ही क्या है? पहाड़ियों की श्रेणी है, यानी पहाड़ियां हैं सभी की सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन? तो इसका आंसर आपका जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, असम हिमालय में हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पिन्नार जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? इसका आंसर आपका जाएगा सी, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक में। ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल है। 5, तो आपसे यहाँ से आइसोथर्मल लाइंस की बात की जा रही है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस से आइसोथर्मल की जो लाइन है, समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। कर्क रेखा के समानांतर लेकिन दक्षिण में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? इसका आंसर आपका जाएगा सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है कितनी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में 1 से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ये कहता है आपसे कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत लेख नामक पर्वत जो है वो कहां पर स्थित है? ये है आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया था किसको, किस चीज को? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक चीजों को। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के लिए जिस तत्व का यूज किया था, ठीक है, वो 1 से ज्यादा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है आपसे, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो इस आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि यूएनडीपी जो है उसके द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? प्रॉपर 10th में से आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इसका आंसर आपका जाएगा डी, 1 से अधिक आधार लिए जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति और लोगों की शिक्षा स्तर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, शुद्ध
उपस्थिति अनुपात। क्या कहा जाता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात, यानी कि नेट अटेंडेंस रेशो, नेट NAR यानी नेट अटेंडेंस रेशो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 7। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका आंसर आपका जाएगा रोहतास और औरंगाबाद में, रोहतास और औरंगाबाद में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? असंगठित क्षेत्र, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा संगठित क्षेत्र, और यहाँ पर क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र से। इसका आंसर आपका जाएगा ए, विद्यालय पढ़ाती एक अध्यापिका, क्योंकि ये तो संगठित क्षेत्र से हो गया। असंगठित का मतलब है जिसमें क्या होता है, जॉब जो है वो उसके नॉर्म्स वगैरह, कुछ नियम वगैरह नहीं होते, कभी जॉब से हटाया जा सकता है, ना ही फिक्स सैलरी वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है, क्या चीज शामिल है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही है। ब्याज की दर, ऋण भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिससे हमसे पूछा गया सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई भी नहीं। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इससे हमसे पूछा गया है कि निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत क्या चीज इनमें से आती है? तो इसका आंसर जाएगा एक से ज्यादा चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना, जारी रखने या रहने का अधिकार, रखने का अधिकार। एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कोपरा, कृषि OPRA के बारे में सत्य जो चीजें हैं वो आपको बतानी है। इसमें ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल ठीक है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? इसका आंसर आपका जाएगा बी, जीविका। क्या आंसर है? जीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब क्या होगा? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही चीजें होनी चाहिए तभी आपकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भोजन जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, अभिगम्यता होनी चाहिए और सामर्थ्य भी होना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी हुई है किस चीज से? इसका आंसर जाएगा बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, PDS जो है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अल्प रोजगार का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कहता है कि इनमें से कौन सा देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? 17 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, ये है आपका NSSO यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सकल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम जो लेवल है वो आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय क्षेत्रक, निर्माण क्षेत्रक और कृषि क्षेत्रक। ठीक है, क्या बताना है आपको? उच्चतम से निम्नतम तक जाना है। तो थर्ड, उसके बाद निर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है, और उसके बाद आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। ठीक है, किसने बनाया है? व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि
जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका जाएगा विदेशी निवेश। क्या? विदेशी निवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर जाएगा सी, संपार्श्विक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसका पूछा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी बार्टर सिस्टम जो है। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? ये रहा बार्टर सिस्टम ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बार्टर सिस्टम? तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा 22 का। इसमें क्या है? विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा। विनिमय यानी एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इस तरफ से पूछा गया है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश द्वारा की जाती है। इसका आंसर आपका जाएगा सी, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के विकास दर के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आंसर आपका जाएगा डी, इनमें से एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अब। यहाँ पे आपसे पूछा गया डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलावट के थ्रू ये चीज की जाती है ना। किसी चीज में कोई चीज मिलावट करनी है तो ये मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज मिलाई जाएगी तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो इसका आंसर जाएगा मिलावट। क्वेश्चन नंबर 26 है जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आपका जाएगा संरक्षित होने का अधिकार, संरक्षित होने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? करेंसी से क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती है। इसे हर कोई नहीं चला सकता, न ही बना सकता, क्योंकि देश के सरकार के द्वारा अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश HDI में भारत में सबसे ऊपर है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें सबसे ऊपर देखने को मिला है? ये आपका सी, बांग्लादेश। ठीक है, भारत से ऊपर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? इसका आंसर आपका जाएगा ए, भूजल। ठीक है, भूजल, यानी इसको रिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है 30। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। ये कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से बिहार के किसी जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? इसका आंसर आपका जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, इन सभी में से एक में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में कौन सा जो कथन है सही है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड फंड जो है वो मुद्रा बाजार के साधन है। क्या ये मुद्रा बाजार के साधन है? क्वेश्चन नंबर 34। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड, आपका क्या कहा जाता है? जीडीपी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आपका। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि है आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी है। इसके बाद एमपीआई की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर आपका जाएगा एक से अधिक, जो है ऑप्शंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का या के उद्देश्य क्या है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसका आंसर आपका जाएगा सिर्फ एक, यानी भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कहता है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति है। M1 जो है वो सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है। इसका आंसर आपका जाएगा एक से ज्यादा, जो रीजन है वो है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य क्या है। तो बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। तो इसमें एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा जो है बिल्कुल सही है। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने देखनिया में। ये आपका काफी सारे क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है, देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपकी बताइए राष्ट्रभाषा कौन सी है, आपको पता हो तो देश की आपके। तो इनमें से कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कैबिनेट की बात की जा रही है, राजकुमारी अमृत कौर। अगर सरोजिनी नायडू थी अधिवेशन के लिए, ठीक है, और उनसे पहले थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन अगर कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था। इसका आंसर आपका जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आपका जाएगा H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सचिनानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 तारीख में उन्होंने पदभार संभाल लिया था, राजेंद्र प्रसाद। और अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं। तो ये है आपका आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। कौन सा जो संबंध है वो राज्य चुनाव आयोग से रिलेट करता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये राज्य चुनाव आयोग से है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। एक मिनट, क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर 9। हाँ जी, भारत में चुनावों के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। सार्वभौम मताधिकार है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था भी है और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका असत्य कथन आपको पहचानना है कौन सा है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 51 में हुआ था। उसके बाद भारत में चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों वाले नाम पत्रों का उपयोग हो रहा है। फिर 1990 के दशक के
अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतपत्रों मतदान की व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर आपका जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। असत्य कथन पूछा है तो इनमें से कोई सा भी जो कथन है असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, परमादेश जो है वो क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा न्यायालय एक यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? परमादेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होता है? परमादेश। ऐसे ही आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिट जारी करने का जो अधिकार है किसको है? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपसे देखते हैं। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर आपका जाएगा बी, निर्वाचन आयोग से। सेम क्वेश्चन आपका सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिला था, 9th वाला जो था दूसरा पेपर। तो निर्वाचन आयोग से रिलेट करता है। नेक्स्ट है संघ सूची के विषय में कौन सा जो कथन है वो करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग सभी राष्ट्र महत्व के हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। किसने? केरल ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आपसे कहता है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आपका जाएगा एक से ज्यादा जो कथन है ये यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के देखने हमें ये आपका काफी सारे क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है, देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो आपकी बताइए राष्ट्रभाषा कौन सी है? आपको पता हो तो देश की आपके, तो इनमें से कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कैबिनेट की बात की जा रही है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अगर सरोजिनी नायडू थी अधिवेशन के लिए, ठीक है, और उनसे पहले थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन अगर कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था? इसका आंसर आपका जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका जाएगा एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 तारीख में उन्होंने पदभार संभाल लिया था राजेंद्र प्रसाद, और अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं? तो ये है आपका आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। कौन सा जो संबंध है वो राज्य चुनाव आयोग से रिलेट करता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये राज्य चुनाव आयोग से है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। एक मिनट, क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर। 9, हाँ जी, भारत में चुनावों के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सार्वभौम व्यस्क मताधिकार है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था भी है और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका असत्य कथन आपको पहचानना है कौन सा है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 51 में हुआ था। उसके बाद भारत में चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों वाले नाम पत्रों का उपयोग हो रहा है। फिर 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतपत्रों मतदान की व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर आपका जाएगा ई,
इनमें से कोई भी नहीं। असत्य कथन पूछा है तो इनमें से कोई सा भी जो कथन है असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, परमादेश जो है वो क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा, न्यायालय एक यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? परमादेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होता है? परमादेश। ऐसे ही आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिट जारी करने का जो अधिकार है किसको है? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपसे देखते हैं। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर आपका जाएगा बी, निर्वाचन आयोग से। सेम क्वेश्चन आपका सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिला था, 9th वाला जो था दूसरा पेपर, तो निर्वाचन आयोग से रिलेट करता है। नेक्स्ट है संघ सूची के विषय में कौन सा जो कथन है वो करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग सभी राष्ट्र महत्व के हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। किसने? केरल ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आपसे कहता है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आपका जाएगा एक से ज्यादा जो कथन है ये यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में गलत कथन आपको इनमें से पहचानना है। यह मॉडल यूएसएसआर मॉडल था, पंचवर्षीय योजना की प्रारूप दस्तावेजों में 51 में जारी किया गया था। इसका आंसर आपका जाएगा 16 का सी। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय किसको कहा जाता है? इसका आंसर जो है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद को। किसको? संसद को, संघीय विधायी निकाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संसद के अंतर्गत कौन आता है? संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका एक से ज्यादा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों ही संसद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में कौन सा जो कथन है बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर आपका जाएगा एक से ज्यादा जो कथन है बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो संशोधन की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सामने आता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा जो है वो संशोधन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि संविधान में संशोधन कैसे होता है? संसद द्वारा, तो फिर उसमें राष्ट्रपति का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए एक से ज्यादा कथन जो है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका हाँ, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी जो अनुसूची है उसके अंदर दिया गया है? तो 23 का आंसर यहाँ पर रहने वाला है 7th जो अनुसूची है उसके अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं है, यानी कंट्रोल में नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा जातीय लिंग से, आस्था से, संपत्ति से। तो इसमें जो एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहे हैं, तो डी इसका आंसर जाएगा। ठीक है, कोई भी एक चीज से हमने कंट्रोल इसको नहीं किया हुआ है, तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि इनमें से किसकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक से ज्यादा ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर सही पे बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, बाकी की भी।
अनुच्छेद 280 जो है वो संबंधित है इनमें से किससे? तो 26 का आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग से। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो ये था आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51A। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 28। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है प्रणाली चलती है? ये आपका 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, 9th 10th से क्वेश्चन है आपका, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी जो आगे है वही जीतेगा। ये है आपका एक से ज्यादा जो यहाँ पर है देश, इसलिए जो आंसर है डी सही रहेगा। भारत में भी इसका यूज होता है ना, जनरल इलेक्शंस में और सीएम के इलेक्शंस में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर आपका जाएगा आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं किस श्रेणी में उनको रखा जाता है? तो आंसर जाएगा धन विधेयक की श्रेणी में इनको रखा जाता है। 31 कहता है क्वेश्चन आपसे कि किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट्टरपंथी। ठीक है, तो लोकतंत्र में उदारवादी समाजवादी चीजें देखने को मिलती है आपको, लेकिन कट्टरपंथी देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए द एप्पल कॉर्ट नामक नाटक लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये आंसर जाएगा आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 33 क्वेश्चन है आपका, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक जो बुक है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? तो प्रताप भानु मेहता। 34 है, भारत के संविधान को किसने बनाया? तो संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा ही संविधान को तैयार किया गया था। तो 34 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो ये था आपका भारत। जैसे ही आजाद हुआ, आजाद होते ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को फॉलो किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस देश में से बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, इसका आंसर आपका जाएगा श्रीलंका में। क्या है? श्रीलंका में। ठीक है, तो 36 का आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं 37, कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। ठीक है, कौन सा? पंचायत जो है वो सबसे निचला स्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, इस तरह से पूछा गया, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार इनमें से कौन सा है? इसका आंसर आपका जाएगा ए, चुनाव। ठीक है, क्या है? चुनाव। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर लोकतंत्र से रिलेटेड, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द के स्थानापन्न करना चाहा? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट डहल। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। हिस्ट्री से आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, हमने सारे क्वेश्चन देखे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ ही साथ हमने आंसर्स भी देखे इनके अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।